हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इस पे हम यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपका पेपर 2 होता है, पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल कितने पेपर होते हैं? उसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है जनरल, कंपल्सरी सबके लिए होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहला पेपर आपका कंपल्सरी होता है, जिसमें कि आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिकल से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो आपका पेपर 2 होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो आज जिस सब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट हमारा है एजुकेशन। तो हम ये देखने वाले हैं कि यदि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एजुकेशन सब्जेक्ट से देने वाले हैं तो एजुकेशन का सिलेबस क्या होगा, पेपर 2 के अंदर हमें टोटल कितने यूनिट पढ़ने होंगे, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको अगर बता दूं तो पेपर 1 का सिलेबस देखिए चाहे पेपर 2 का सिलेबस देखिए, दोनों के ही अंदर आपको 10 यूनिट पढ़ने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 10 यूनिट पे डिस्कशन करेंगे। ये सिलेबस आप यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो मैं ये तो बता ही दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन तब तक के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हमारे फॉलोअर बहुत कम हैं, तो ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर यूजीसी नेट से संबंधित जितनी भी वीडियो अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर दोस्तों यूजीसी नेट जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उससे पल पल की जुड़ी खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। हर एक ऑथेंटिक अपडेट लाकर सबसे पहले देंगे। कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, सारी अपडेट आपको देंगे। और इसी चैनल पर आपको एजुकेशन यूजीसी नेट की तैयारी भी कराई जाएगी, और मैं ही आपको ये तैयारी कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और जो एजुकेशन सब्जेक्ट है इसका कोड है आपका 09, जो कि फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में रखना होता है। तो देखिए, सिलेबस हम देखना यदि स्टार्ट करें तो आगे हम होल फॉर्म में सिलेबस को देखेंगे। इसके बाद हम एक एक यूनिट पे डिस्कशन करेंगे विस्तार में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा जाए, लेकिन अगर आप इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके पास पूरा रोड मैप होगा, पूरा पता होगा आपको कि कितने यूनिट हैं, उन यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो ये सारी क्लियरिटी आपको बनी रहेगी। तो चलिए देखिए, जो पहला यूनिट है आपका वो एजुकेशनल स्टडीज है, जिसको कि हम हिंदी में शैक्षणिक अध्ययन बोलेंगे। और इस यूनिट में आपको मोस्ट ऑफ फिलॉसफी पार्ट है, आपका फिलॉसफी पढ़ना है, इंडियन फिलॉसफी आपको पढ़ना है, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न फिलॉसफी है। थोड़ा सा आपका सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, और थिंकर्स को पढ़ना है, जो एजुकेशनल थिंकर्स थे, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो ये सब आपका यूनिट 1 में है। यूनिट 2 की यदि हम बात करें तो यूनिट 2 में एजुकेशन का हिस्ट्री पढ़ना है, जितनी भी कमेटी एंड कमीशंस आए थे एजुकेशन व्यवस्था को सही करने को लेकर, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बीच में कैसा रिलेशन है। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थशास्त्र भी हमें पढ़ना है यूनिट 2 के अंतर्गत। अभी हम एक एक यूनिट में डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यूनिट 3 में है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आपने सीटेट में साइकोलॉजी पढ़ा होगा सीडीपी के अंदर, तो वही चीज़ें हैं, चाहे फिर आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, एमएड में भी पढ़ा होगा। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस,
सारी वही चीज़ें हैं, थोड़ा विस्तार में यहाँ पे हैं, घबराना नहीं है आपको। गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आपका साइकोलॉजी वाले यूनिट में ही डाल दिया है। यूनिट 3 में आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ इस चैनल पे, तो आप कमेंट में हमसे मांग भी सकते हैं यदि किसी टॉपिक पे आपको कोई सेशन या वीडियो नहीं मिलता है तो। और उसके अलावा आप क्या करेंगे कि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करने जाएंगे तो आप यूट्यूब पे टॉपिक लिखेंगे और साथ में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे कोर्सेस पॉइंट और सर्च करेंगे, तो जो इस चैनल पे वीडियो होंगी यूजीसी नेट से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। बाकी आगे चल के एक प्लेलिस्ट हम बनाएंगे जिसमें कि सारी वीडियो एक क्रम में मिलेंगी आपको। यूनिट 4 आपका टीचर एजुकेशन से है, शिक्षक शिक्षा से संबंधित। जब शिक्षक शिक्षा की बात आती है तो हम एनसीटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी की बात करेंगे कि शिक्षक शिक्षा में ये सब कैसे भूमिका निभाते हैं। फिर इसके बाद करिकुलम स्टडीज के बारे में हमें पढ़ना होगा कि पाठ्यचर्या अध्ययन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो वही करिकुलम डिजाइन हो गया, करिकुलम डेवलपमेंट हो गया, करिकुलम मॉडल हो गया, करिकुलम प्लानिंग करने का बेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखते हैं। रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में अनुसंधान की जब बात आती है तो शैक्षिक अनुसंधान के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ शैक्षिक अनुसंधान जो आपका फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और रिसर्च वाला यूनिट आपका काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा इस यूनिट को पढ़ते समय, और ये यूनिट ही मेन है मुझे लगता है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें वेरिएबल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, और भी मेजरमेंट हो गया आपका, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से है। यूनिट 7 में आपका पेडागोजी, एंड्रागोजी, असेसमेंट है। तो पेडागोजी शिक्षण शास्त्र को बोलते हैं, एंड्रागोजी आपका प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन से संबंधित होता है। असेसमेंट आकलन, जो आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये सब पढ़ा होगा बीएड सीटेट के अंदर, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद आपका जो 8वां यूनिट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आईसीटी का प्रयोग हम कैसे एजुकेशन के अंदर करते हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो 9वां यूनिट है वो आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट से है, शैक्षिक प्रबंधन कैसे किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य कैसे किए जाते हैं, और एक शिक्षक के अंदर लीडरशिप के गुण कैसे विकसित होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें आपको SWOT के बारे में पढ़ना होगा, TQM के बारे में पढ़ना होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, तो स्कूल मैनेजमेंट को लेके हम बात करेंगे ओवरऑल इसमें। फिर इसके बाद जो यूनिट 10 है आपका वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह, और इस पे जो जो एक्ट बने हैं चाहे फिर वो नेशनल लेवल पे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ मॉडल भी हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो चलिए, ये हमने होल बात कर लिया 10 यूनिट के बारे में। अब हम एक एक यूनिट करके थोड़ा डिस्कशन आराम से करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा होगा, आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर वाला यूजीसी नेट आपका क्रैक हो जाए और आप अच्छे नंबर ले आएँ, तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा इस चैनल पर मैं एजुकेशन सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। अभी तक हम बीएड का पढ़ाते थे, एमएड का भी पढ़ाते थे, एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराते थे। अब हमने एक नया स्टार्टअप किया है, मतलब एक नई चीज़ की शुरुआत करी है कि अब हम आपको यूजीसी नेट एजुकेशन की भी तैयारी कराएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, सरल से सरल तरीके से, जैसे कि हम आपको एमएड एंट्रेंस का पढ़ाते थे चाहे फिर बीएड एमएड का पढ़ाते थे, आसान भाषा में। तो गारंटी है कि अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका यूजीसी नेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इतना 10 यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। और बोलते हैं ना कि शिक्षाविद बनना है, अगर एजुकेशनलिस्ट बनना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो वाला व्यक्तित्व आपका डेवलप हो जाएगा यदि आप 10 यूनिट पढ़ लेते हैं। तो चलिए, समय कोई बर्बाद नहीं करते हैं, हम पहले यूनिट को देखते हैं कि एजुकेशनल स्टडीज़ में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है।
कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू विद्या। देखिए इसमें क्या हमें पढ़ना है, विद्या के रेफरेंस में हमें जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है विद्या के स्वरूप को डेवलप करने में, एजुकेशनल थॉट्स को विकसित करने में क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। सांख्य फिलॉसफी हम पढ़ेंगे, योग फिलॉसफी पढ़ेंगे, वेदांत फिलॉसफी पढ़ेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन ये पांचों को हम देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज और एजुकेशनल एम्स, कि एजुकेशनल एम्स क्या होने चाहिए और वैलिड नॉलेज इकट्ठा करने के तरीके क्या होने चाहिए, ये हम देखेंगे दयानंद दर्शन के अनुसार और इस्लामिक ट्रेडिशंस के अनुसार, जो इस्लामिक परंपराएं हैं उनके अनुसार। ये आपका यूनिट 1 का ए था। फिर इसके बाद यूनिट 1 का बी आपका क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ना है या वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स को पढ़ना है कि वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम को एजुकेशन के अंदर डेवलप करने में, कि एजुकेशन के अंदर यदि हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम प्राप्त करने की बात करें तो कैसे हम बच्चों को प्राप्त करा सकते हैं शिक्षा की किस व्यवस्था के द्वारा, तो उसमें वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान रहा है। तो इसके अंदर हम आइडलिज्म पढ़ेंगे, रियलिज्म पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर इसके बाद अगर हम यूनिट 1 के सी की बात करें तो इसमें हमें शिक्षा का शिक्षा का समाजशास्त्र पढ़ना होगा कि शिक्षा के समाजशास्त्र के अप्रोच क्या हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक कार्यात्मकता का सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत। तो ये तीनों ही चीज़ें मैंने अभी रिसेंट में ही पढ़ाई है, 1 घंटे 9 मिनट का लेक्चर है जिसमें कि मैंने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के जो अप्रोचेस होते हैं उसको बेहतरीन वे में समझाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण होता क्या है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ये समाजशास्त्र के सिद्धांत होते हैं जो एक समाजशास्त्र के प्रति दृष्टिकोण को डेवलप करने में भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हम सोशियोलॉजी, इसमें फिर हमें आगे क्या पढ़ना है, सोशल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्सेप्ट जानने हैं, टाइप्स जानने हैं और सोशल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन क्या होते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में हम फैमिली को देखेंगे, स्कूल को देखेंगे, सोसाइटी को देखेंगे। इसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया था असहयोग आंदोलन, अभी प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार में किया जा रहा है जन सुराज यात्रा, तो वो भी एक प्रकार का सोशल मूवमेंट्स के रूप में उसे हम देख सकते हैं। तो सोशल मूवमेंट्स का हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, भाई इसका जन्म कैसे होता है, कुछ थ्योरीज हैं सोशल मूवमेंट्स के ऊपर, तो वो भी हम पढ़ेंगे। उन थ्योरी के नाम हैं रिलेटिव डिप्रीवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद अगर हम यूनिट 1 के डी में आ जाएं तो इसमें हमें सोशलाइजेशन और एजुकेशन को साथ में देखना है। फिर इसके बाद एजुकेशन और कल्चर को साथ में देखना है। फिर इसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन थिंकरों का एजुकेशनल थॉट्स को विकसित करने में, सोशल चेंज के लिए, कि समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में किस प्रकार के एजुकेशनल थॉट्स को डेवलप करने में योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, माय फेवरेट महात्मा गांधी जी का, अरविंदो जी का, जे कृष्णमूर्ति जी का, पाउलो फ्रेरी जी का, वोल स्टोन क्रॉफ्ट जी का, नेल नोडिंग्स जी का, सावित्री फुले का। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल वैल्यू एज इंश्राइड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम, स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो नेशनल वैल्यू स्थापित हैं या निहित हैं उनको हम एजुकेशन के रेफरेंस में पढ़ेंगे। वो हमारे जो वैल्यू हैं वो हैं सोशलिज्म, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र। क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र, नहीं समाजवाद, समाजवाद बोलते हैं, ठीक ना। सेकुलरिज्म, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता। जस्टिस को हम क्या बोलेंगे, जस्टिस को हम बोलेंगे न्याय। लिबर्टी को हम क्या बोलेंगे, लिबर्टी को हम बोलेंगे स्वतंत्रता। और डेमोक्रेसी को लोकतंत्र या प्रजातंत्र। फिर इसके बाद इक्वलिटी, समानता होती है, आप जानते ही हैं। फ्रीडम आपका क्या है, स्वाधीनता। तो इन सारे चीज़ों को हम एजुकेशन के रेफरेंस में देखेंगे और ये हमारे किस में निहित हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर ये सारी चीज़ें निहित हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो यूनिट 2 है हमारा वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। यूनिट 2 के ए की बात करें तो इसमें हमें कुछ कमिटीज़ एंड कमीशंस के बारे में पढ़ना होगा कि इन कमिटीज़ और कमीशंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में, और टीचर एजुकेशन को कैसे इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है या फिर उसे उसमें स्ट्रेंथ लाने की कोशिश की है। तो इसके अंतर्गत हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 को देख लेंगे। कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66 को देखेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 को देखेंगे। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999 को देखेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 को देखेंगे। फिर इसके बाद NKC जिसे हम बोलते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, सैम पित्रोदा वाला, इस चीज़ को देख लेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, एस्पाल कमेटी रिपोर्ट 2009 के बारे में, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2009 के बारे में हम देख लेंगे। इसके बाद हमें जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012 के बारे में भी पढ़ना होगा इसके अंतर्गत। फिर यूनिट 2 के बी की बात करें तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, नीतियों और शिक्षा के बीच में क्या संबंध होता है। लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, की जो शैक्षिक नीतियाँ होती हैं उनका राष्ट्रीय विकास से क्या संबंध होता है, क्या किस प्रकार से लिंक होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी जब बनाई जाती है तो कौन कौन से तत्व उसको निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं, उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब कि जैसे कोई भी पॉलिसी निर्माण की जा रही है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी प्रक्रिया को हम देखेंगे। एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, पॉलिसी निर्माण करते समय कैसे सिचुएशन एग्जिस्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, कौन कौन पॉलिसी बनाने के लिए जिस जनरेशन में बन रहा है कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, उन ऑप्शनों का हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए हमें इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस की ज़रूरत होती है, हर ऑप्शन को इवोल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, कि पॉलिसी में जो निर्णय लेने हैं तो वो डिसीजन कैसे लिए जाएंगे। प्लानिंग ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, की हमने पॉलिसी तो बना ली लेकिन प्लान कर लिया लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, धरातल पे क्रियान्वित कैसे करेंगे, धरातल पे कैसे उतारेंगे। पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स, तो इसका चक्र भी हम देख लेंगे। इसके बाद क्या है आगे इसमें आपका यूनिट 2 के सी में है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्र का कॉन्सेप्ट देखना है। फिर इसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखना है और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस को देखना है एजुकेशन के अंदर। फिर इसके बाद हमें देखना है इकोनॉमिक रिटर्न्स टू हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थ्योरी विद ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, तो ये दोनों को हम देखेंगे। और इसके बाद हमें देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, कि एजुकेशनल फाइनेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और
एजुकेशनल फाइनेंस को हम माइक्रो लेवल पे भी देखेंगे और मैक्रो लेवल पे भी देखेंगे। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा का बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर। फिर इसके यूनिट 2 के डी यानी लास्ट में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, राजनीति और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन का पॉलिटिक्स करना चाहें, शिक्षा की राजनीति के शिक्षा की जो राजनीति है वो किन किन परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। तो लिबरल परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, तो लिबरल का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेंगे। कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, बिहेवियरलिज्म, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ रेशनल चॉइस को भी हम देखेंगे। फिर एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए शिक्षा कैसे काम करती है, इस चीज़ों को भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारा यूनिट 3 आ जाता है। चलिए यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में हमारा है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये साइकोलॉजी से आपका रिलेटेड है। इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या प्रिंसिपल हैं। फिर इसके बाद हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होती है। एंड स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण क्या होते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद पर्सनालिटी का डेफिनेशंस और उस पे आधारित थ्योरी हमें जाननी है, जो सिगमंड फ्रायड ने दी हो या कार्ल रोजर्स ने दी हो या अल्पोर्ट ने दी हो या मैक्स वर्थहाइमर ने दी हो या फिर कर्ट कोफका के द्वारा दी गई हो। इसी के अंतर्गत हम मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा क्या है, अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल हम पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, सामाजिक बुद्धि के बारे में। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी गई हैं, आपके बुद्धि की जो थ्योरी दी गई हैं स्टेनबर्ग के द्वारा दी गई हों या गार्डनर के द्वारा, तो वो चीज़ हम देखेंगे। बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है, IQ कैसे निकाला जाता है, MA/CA/100 वाला चीज़ हम देख लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान की क्या अवधारणा होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन की क्या अवधारणा होती है। मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी, मौलिकता की क्या अवधारणा होती है, वो चीज़ को हम देखेंगे। आपका मेटाकॉग्निशन का अर्थ आपका हो जाएगा हिंदी में अगर हम देखें तो आपका संवेगात्मक, इसको हम बोल सकते, या एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, अधिसंज्ञान इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अधिसंज्ञान। अब कॉग्निशन है तो संज्ञान से रिलेटेड तो हो ही जाएगा, इतना तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हमें प्रिंसिपल एंड थ्योरी देखनी है लर्निंग की, तो इसमें हम व्यवहारवाद को देखेंगे। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक के परिप्रेक्ष्य में लर्निंग क्या होती है वो चीज़ हम देख लेंगे। सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सामाजिक सिद्धांत अधिगम के क्या हैं वो चीज़ हम देखेंगे। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सोशल लर्निंग को। सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, सामाजिक अभिक्षमता जिसे कि हिंदी में हम बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन क्या होता है, सामाजिक संज्ञानात्मक की अवधारणा क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल्स, जो सामाजिक उद्देश्य हैं, जो समाजीकरण के उद्देश्य हैं और जो समाज की समझ है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारा आगे क्या है, आगे है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, आप उसकी सहायता ज़रूर लीजिएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का हमें नेचर पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, नीड पढ़ना है, टाइप्स ऑफ गाइडेंस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ गाइडेंस में हमारे वही आ जाएंगे, एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल हेल्थ, सोशल गाइडेंस। फिर इसी प्रकार में हम
गाइडेंस की प्रक्रिया के आधार पे, गाइडेंस या काउंसलिंग देने की प्रक्रिया के आधार पे भी इसके प्रकार होते हैं। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग या गाइडेंस, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिक, समाहारक परामर्श जिसे बोलते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। कुछ काउंसलिंग के अप्रोचेस हैं तो उनको भी हम देखेंगे कि कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, बिहेवियरल अप्रोच क्या है, अल्बर्ट एलिस का REBT क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग जिसे कि हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं, कार्ल रोजर्स दिए थे तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, बिहेवियरिस्टिक, रेशनल, इमोटिव और रियलिटी, तो इन चारों के हिसाब से क्या काउंसलिंग की थ्योरी है वो चीज़ भी हम देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन में हमें सबसे पहले टीचर एजुकेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप देखना है। टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की जो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट्स विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफ NCERT NCTE एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देन हम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि NCERT और जो NCTE है और इनके द्वारा जो पाठ्यचर्या प्रलेख बनाए जाते हैं, इन पाठ्यचर्या प्रलेखों में प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि की NCERT का जो पाठ्यक्रम है और जो NCTE का पाठ्यक्रम है, ये दोनों एक दूसरे के लिए अनुकूल कैसे हो पाते हैं। जैसे देखिए, NCTE के पाठ्यक्रम के द्वारा हम शिक्षक तैयार करने का काम करते हैं और वही शिक्षक बाद में जाके NCERT का जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, उसको पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो NCERT के करिकुलम को पढ़ाने के लिए जिन योग्यताओं की ज़रूरत है, जितने कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए कैसे हम NCTE का पाठ्यक्रम तैयार कर पाएंगे उसके आधार पे। तो इन चीज़ों को दोनों में मतलब हम संबंध देख लेंगे, दोनों का एक दूसरे के लिए क्या विजन है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस फॉर फाउंडेशन कोर्सेस, एक्सपोजिटरी, कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये आपका क्या है, ये है आपका सेवा पूर्व अध्यापक, जो छात्राध्यापक जिन्हें आप बोलते हैं टीचर ट्रेनी, जैसे B.Ed M.Ed के अंदर जो होते हैं उनकी नौकरी लगी नहीं होती है, वे शिक्षक बने नहीं होते हैं, शिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्री सर्विस टीचर। तो सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन कैसा होता है वो चीज़ हम देखेंगे। समव्यवहार परक उपागम क्या होता है इसके अंतर्गत, आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपादक, सहयोगात्मक तथा अनुभवजन्य अधिगम कैसे कराया जा सकता है सेवा पूर्व अध्यापकों को, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है यूनिट 4 के B में है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सुलमैन, डेंग एंड ल्यूक, हेबरमास। तो सुलमैन, डेंग एवं ल्यूक तथा हेबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना कि जो टीचर एजुकेशन, बेस ऑफ जो टीचर एजुकेशन होता है वो सुलमैन के अनुसार क्या होना चाहिए, डेंग, ल्यूक, हेबरमास के अनुसार क्या होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या मीनिंग होता है, स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जिससे कि हम प्रमोट कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग को। मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन हम देखेंगे, टीचर एजुकेशन के मॉडल, बिहेवियरिस्टिक मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचर एजुकेशन मॉडल, इन 3 मॉडल को हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग देखिए वो होता है जैसे कि हमने कुछ पढ़ाया, फिर हमने पढ़ाने के बाद अपने डिपार्टमेंट में जब हम बैठे तो हम देखे कि भैया क्लास में आज हमने कैसा पढ़ाया था, उस पर हम चर्चा किए, चिंतन किए और जो गलतियाँ आई तो उसको एक डायरी में नोट कर लिया और फिर दूसरे दिन गए तो उसको सुधार लिया। दिस इज ए रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये चीज़ें हैं।
इसके बाद आपका क्या है, कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पज एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। अब इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात आ गई। इन सर्विस टीचर एजुकेशन हम उन्हें बोलेंगे जो कि सेवा में लग चुके हैं, यानी नौकरी जिनकी लग चुकी है। जो गवर्नमेंट टीचर आप देखते होंगे 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10, चाहे फिर 11 to 12th, तो अलग अलग जो लेवल है, एलिमेंट्री, मिडिल या फिर आपका सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में जो टीचर ऑलरेडी सेवा दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन। तो इन पे बात इसलिए होती है क्योंकि देखिए आपने सुना होगा कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो होते हैं उनको भी बीच बीच में प्रशिक्षण दिया जाता है। कई कार्यक्रम चलते हैं गर्मी की छुट्टी के समय, बीच में भी कई चलते हैं, तो वो बेसिक शिक्षा कार्यालय में जाते हैं या डाइट में जाते हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। TLM उनको नया नया दिया जाता है, उसका यूज करना सिखाया जाता है, जो टेक्नोलॉजी नई विकसित होती है उससे परिचित कराया जाता है। तो इसलिए हम इन सर्विस टीचर एजुकेशन के ऊपर भी बात करते हैं। अब क्या है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन की। इनका क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, कितने मोड्स होते हैं, एजेंसीज कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन पे वर्क करते हैं या इस पे नज़र बनाए रखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, जैसे कि हमने अभी आपको डाइट का नाम बताया, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। स्टेट लेवल पे आपका काम करती है SCERT हो गई, एंड नेशनल लेवल पे जो काम करती हैं, जो नेशनल लेवल की पॉलिसीज होती हैं या अभियान होते हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान RMSA, ये सेकेंडरी लेवल पे आई थी। SCERT स्टेट लेवल पे काम करती है, NCERT नेशनल लेवल पे काम करती है, NCTE भी नेशनल लेवल पे काम करती है और UGC भी आपका नेशनल लेवल पे काम करती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए अगर इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए प्रोग्राम हम बना रहे हैं, प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, तो किन किन प्राथमिक बिंदुओं पर कंसिडरेशन किया जाना चाहिए, कौन कौन से वो प्राइमरी पॉइंट होंगे जिन पे कंसिडरेशन विचार करने की आवश्यकता होगी। तो भैया अगर इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए हम कोई भी प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई प्रोग्राम का पर्पज़ यानी उद्देश्य क्या होगा, प्रोग्राम कितने अवधि का होगा, 2 महीने का हम बना रहे हैं कि 3 महीने का हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे, क्या होगा, कौन कौन से उसमें रिसोर्सेस संसाधन लगेंगे, बजट कितना, भाई खर्चा भी आएगा आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। देखिए एक होता है आपका प्रोफेशन, एक होता है आपका प्रोफेशनलिज्म, तो इन दोनों के क्या कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ हम देखेंगे। और टीचिंग एज अ प्रोफेशन, बहुत मज़ा आएगा इस यूनिट को पढ़ने में, मैं इसको बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं सारे यूनिट शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, मतलब सारे यूनिट के सब सेक्शंस को, लेकिन प्रोफेशन की बात आ रही है तो जैसे टीचिंग जो मेरा प्रोफेशन है उसके प्रति मैं बहुत ही कमिटेड रहता हूँ, बहुत ही मोहब्बत है मुझे, तो इसको मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो देखिए इसमें हमें टीचिंग कैसे एक प्रोफेशन के रूप में वर्क करता है या प्रोफेशन के रूप में से हम देखते हैं, समाज में देखा जाता है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ टीचर्स कि प्रोफेशनल इथिक्स क्या होंगे एक टीचर के। पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट, अगर किसी शिक्षक का विकास करना है तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसको अफेक्ट करते हैं पर्सनल लेवल पे, कॉन्टेक्चुअल लेवल पे। फिर इसके बाद क्या है, ICT इंटीग्रेशन, क्वालिटी इन्हेंसमेंट फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर हम चाहते हैं कि टीचर एजुकेशन को और प्रोफेशनल बना दें, अगर हम बात कर रहे हैं कि टीचर एजुकेशन को हम प्रोफेशनल बना दें, तो मतलब हमें किसे प्रोफेशनल बनाने की हम बात कर रहे हैं, B.Ed को, M.Ed को, आपके BTC या DLED जिसे आप बोलते हैं उसको, BLED हो गया जो इंटीग्रेटेड है। तो ये जो सारे टीचर एजुकेशन कोर्सेस हैं, यदि इससे हम और प्रोफेशनल बनाते हैं तो टीचर एजुकेशन ऑटोमेटिक प्रोफेशनल बन जाएगा। तो इसमें क्वालिटी इन्हेंसमेंट को करने के लिए क्या चीज़ करना होगा, तो वही चीज़ है कि जितने प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट्स हैं उसको सही से कराया जाना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे भी लैक कर रही हैं चीज़ें उनको हमें रिफॉर्म करना होगा, ये चीज़ है।
इसके बाद आपका है इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के अंदर क्या कुछ नया लाया जा सकता है, ये चीज़। इसके बाद हमारा यूनिट 5 है। यूनिट 5 है हमारा करिकुलम स्टडीज के बारे में, पाठ्यचर्या अध्ययन के बारे में। पाठ्यचर्या आपने पहले भी बीएड में पढ़ रखा है और सीटेट में भी आप जरूर ही पाठ्यचर्या के बारे में पढ़े होंगे। पाठ्यचर्या हमारा व्यापक होता है, ठीक ना। अभी हम सिलेबस देख रहे हैं। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम हम देखेंगे कि दोनों का क्या कॉन्सेप्ट और करिकुलम का क्या कॉन्सेप्ट और क्या सिद्धांत होते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट की क्या रणनीतियाँ होती हैं, इसके ऊपर भी पूरी प्लेलिस्ट बनी है करिकुलम स्टडीज के ऊपर, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप मांग लीजिएगा। स्टेजेज इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, अगर हम किसी करिकुलम को डेवलप करना चाहते हैं तो क्या हमारा प्रोसेस होगा और उसका कितने स्टेजेज होंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, किसी करिकुलम को प्लान करने के लिए फाउंडेशन क्या होगा, कौन कौन से आधार होंगे, तो फिलोसफिकल बेसिस होगा। फिलोसफिकल बेसिस में नेशनल डेमोक्रेटिक चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। सोशोलॉजिकल बेसिस में हम सोशियो कल्चरल को रिकंस्ट्रक्ट करने के ऊपर ध्यान देंगे। साइकोलॉजिकल बेसिस में हम ये ध्यान देंगे कि लर्नर की नीड पूरा हो सके उस करिकुलम से, उसके इंटरेस्ट उस करिकुलम से मैच करते हों। बेंच मार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज, बेंच मार्किंग और जो रोल है नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज का, वो चीज़ भी हम देखेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत कि यूजीसी का क्या रोल है, एनसीटीई का क्या रोल है और यूनिवर्सिटी का क्या रोल है। आगे इसमें क्या है, आगे इसमें है मॉडल्स हमें पढ़ने हैं करिकुलम डिज़ाइन के, कि यदि हम कोई करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो किसी मॉडल को कैसे फॉलो कर सकते हैं। मॉडल क्या होता है, जैसे किसी एक मॉडल को देख के हम नया अपना मॉडल बना लेते हैं, वो चीज़ है। तो मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन में हम देखेंगे ट्रेडिशनल एंड कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल्स को सबसे पहले हम देखेंगे। इसके अंतर्गत आ जाएगा ट्रेडिशनल एंड कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल के अंदर एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सोशल फंक्शंस एक्टिविटीज मॉडल, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, इंटरवेंशन मॉडल, CIPP मॉडल। तो ये सारे मॉडल हम पढ़ेंगे। फिर आगे क्या है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड मटेरियल इन इन्हेंसिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन। आइए इसे थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ। अनुदेशनात्मक प्रणाली हम कहेंगे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को, अनुदेशनात्मक मीडिया हम कहेंगे इंस्ट्रक्शनल मीडिया को। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पाठ्यचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशनात्मक तकनीकें तथा सामग्री की पाठ्यचर्या संव्यवहार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, करिकुलम ट्रांजैक्शन को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है थ्रू इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, थ्रू मटेरियल्स के द्वारा। इसके बाद क्या है, अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल कौन कौन से होंगे, या फिर आप कह लीजिए कि उपागम, हाँ उपागम कहना सही है, कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम कौन कौन से होंगे। तो पाठ्यचर्या तथा अनुदेशन के प्रति उपागम, कौन कौन से उपागम को इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपका एकेडमिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोचेस, दो अप्रोचेस को पढ़ेंगे, शैक्षिक तथा सक्षमता आधारित उपागम। एकेडमिक अप्रोचेस को हम बोलेंगे शैक्षिक उपागम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोचेस को बोलेंगे सक्षमता आधारित उपागम। तो दो उपागम को हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवोल्यूशन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स हैं। टाइलर का मॉडल है, स्टेक का मॉडल है, स्क्रीवेन का मॉडल है, किर्कपैट्रिक का मॉडल है। तो ये चार मॉडल को हम पढ़ेंगे, चार ही है ना, टाइलर, स्टेक, स्क्रीवेन और किर्कपैट्रिक। इसके बाद आपका क्या है भैया,
इसके बाद आपका है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ और इसके प्रकार। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रति उपागम। रोल ऑफ स्टूडेंट, रोल ऑफ स्टूडेंट आपका हो जाएगा, और टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स इन करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की क्या भूमिका होगी। फिर इसके बाद क्या है, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च, पाठ्यचर्या शोध का विषय क्षेत्र कहाँ तक होता है, क्या क्षेत्र होता है, यानी एरिया पे हम बात करेंगे। तथा पाठ्यचर्या अध्ययनों में शोध के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज। इसके बाद हमारा यूनिट 6 आ जाता है, और ये यूनिट ही हमारा काफ़ी बड़ा है। चलिए देखते हैं इसे। इसमें हमें सबसे पहले क्या जानना है, मीनिंग एंड स्कोप जानना है एजुकेशनल रिसर्च का, शैक्षिक शोध का क्या अर्थ होता है और क्या इसका क्षेत्र होता है, दोनों चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद मीनिंग एंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और चरण क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति के अभिलक्षण क्या होते हैं, अभिलक्षण के अंतर्गत यानी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। रेप्लिकेबिलिटी की बात हम करेंगे, प्रिसीजन की बात करेंगे, फाल्सिफाइबिलिटी की बात करेंगे, और पार्सिमनी की बात हम करेंगे। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के विशेषताएं में अनुकरणीयता, जिसे कि हम बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी, परिशुद्धता प्रिसीजन, फाल्सिफाइबिलिटी व्याख्या आपका मिथ्यापनीयता इसको हिंदी में बोलते हैं, और पार्सिमनी को बचत या फिर मिथ्याव्ययिता बोल सकते हैं, ये चीज़ है। इसके बाद टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव। तो क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार भी हम देखेंगे, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक प्रकार को। इसके बाद हम देखेंगे एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग, प्रेडिक्शन, हम इनको भी देखेंगे। एक वैज्ञानिक कार्यकलाप के रूप में शोध के क्या लक्ष्य होते हैं, और इन लक्ष्यों के अंतर्गत हम समस्या समाधान पे बात करेंगे, सिद्धांत निर्माण पे बात करेंगे तथा भविष्य कथन पे भी बात करेंगे। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम देखेंगे कि मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, और फिर इसके बाद एक्शन रिसर्च क्या होता है, जिसे कि हम बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। फिर इसके बाद क्या है इसके बाद इसमें है अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, शैक्षिक शोध के प्रति उपागम भी हम पढ़ेंगे, और इन उपागम में हम मात्रात्मक उपागम को पढ़ेंगे, गुणात्मक उपागम को हम पढ़ेंगे, दो प्रकार के उपागम को हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है डिजाइंस इन एजुकेशनल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल, शैक्षिक शोध में अभिकल्प जो होती हैं, जो डिजाइन होती हैं, कुछ वर्णनात्मक डिजाइन होती हैं, प्रयोगात्मक डिजाइन होते हैं, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक डिजाइन होती हैं। तो तीनों डिजाइन को हम देखेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, वेरिएबल्स, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं चर, इनकी अवधारणा, इनके कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, और इनके कंस्ट्रक्ट को भी हम देखेंगे। ये चीज़ हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल्स में किस प्रकार के संबंध हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी हम पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रानियस, इंटरवेनिंग एंड मॉडरेटर। फिर हाइपोथेसिस, जिसे कि हम परिकल्पना या उपकल्पना बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, सोर्सेस देखेंगे,
टाइप्स देखेंगे कि हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं। रिसर्च डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल। आइए इसके अर्थ पे भी हम बात करते हैं भैया, क्या इसका अर्थ होगा आपका। तो प्राकल्पना के इसका आपका अर्थ हो जाएगा, पहला हो जाएगा डायरेक्शनल, तो निर्देशात्मक उसको हम बोलेंगे। नॉन डायरेक्शनल को हम बोलेंगे गैर निर्देशात्मक, और नल होगा निराकरणीय। फिर इसके बाद हम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के ऊपर बात करेंगे कि परिकल्पना का निर्माण कैसे किया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छे परिकल्पना की क्या विशेषताएं होती हैं। स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, शोध प्रस्ताव लेखन के चरण हम पढ़ेंगे कि क्या चरण होते हैं। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जगत तथा प्रतिदर्श की अवधारणा क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सैंपल क्या होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, एक अच्छे न्यायादर्श की क्या विशेषताएं होती हैं। टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग निकालने का क्या टेक्निक होता है। उत्तम नमूना के नमूना चयन की तकनीकें क्या होती हैं। एक नमूना हमें लेना है तो नमूना निकालने के लिए क्या टेक्निक्स हम फॉलो करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तथा आपका नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, आपने गणित विषय के अंतर्गत प्रायिकता पढ़ा होगा। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद शोध के उपकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ रिसर्च जिसे कि हम बोल सकते हैं। तो हाँ, टूल्स ऑफ रिसर्च, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भैया कौन कौन सी विधि हैं। तो वैधता वैलिडिटी को देखेंगे, रियलाइबिलिटी विश्वसनीयता को देखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन जिसे कि हम मानकीकरण बोलते हैं। ये 3 टूल हैं, उपकरण हैं। तो इन तीनों को हम देखेंगे, किसी भी शोध को हमें करना है तो ये तीनों टूल्स कैसे काम आते हैं। टाइप्स ऑफ टूल्स, कि भैया टूल्स के कुछ प्रकार हैं। कोटि निर्धारण जिसे कि हम कोटि निर्धारण पैमाना जिसे कि हम रेटिंग स्केल बोलते हैं। अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना जिसे कि हम क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड स्केल। फिर इसके बाद क्वेश्चनर आपका हो जाता है, प्रश्नावली। ये सब क्या है, टूल्स के प्रकार हैं कि भैया शोध में हम जो जो टूल्स यूज करेंगे तो वो टूल्स के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा रेटिंग स्केल आ गया, एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया, क्वेश्चनर आ गया, अभिक्षमता परीक्षण जिसे कि हम क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट बोल देंगे। और फिर इसके बाद उपलब्धि परीक्षण जिसे कि हम अचीवमेंट टेस्ट बोलेंगे, इन्वेंटरी होंगे। तो ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, ये चीज़ है। ये हमारी किन चीज़ों को पता करने में मदद करते हैं, वैलिडिटी को, रियलाइबिलिटी को, स्टैंडर्डाइजेशन को। इसी के वरीयता के अनुसार हम इनमें से किसी टूल को यूज करते हैं कि कौन कितना विश्वसनीय होगा, कौन कितना वैध होगा, कौन कितना मानक फॉलो करता है। तो उसके अनुसार हम इन टूल्स को यूज कर लेते हैं किसी रिसर्च के अंतर्गत। फिर इसके बाद क्या है भैया, रिसर्च की तकनीकों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि शोध की कौन कौन सी तकनीकें होती हैं। तो प्रेक्षण जिसे कि हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इंटरव्यू, आप आज आए दिन यूट्यूब चैनलों पे इंटरव्यू देखते ही होंगे, तो साक्षात्कार से बात है यहाँ पे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, नहीं, ऑब्जर्वेशन का आपका यहाँ पे थोड़ा दूसरा होगा। हाँ ठीक, प्रेक्षण। और जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो प्रक्षेपी तकनीकें, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद देख रहे हैं ना, ये वाला यूनिट आपका कितना बड़ा है, भर भर के मटेरियल दिया हुआ है, धैर्य बिल्कुल रखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल मेजरमेंट क्या होता है, ऑर्डिनल मेजरमेंट क्या होता है, इंटरवल मेजरमेंट क्या होता है, रेशियो मेजरमेंट क्या होता है। अगर इनका हिंदी में अगर आपको मैं बताना चाहूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी समझते चलें, तो नॉमिनल मापन, क्रम सूचक मापन, अंतराल मापन, इंटरवल मेजरमेंट को हम बोलेंगे, और रेशियो मेजरमेंट को हम अनुपात मापन बोलेंगे या अनुपातिक मापन भी बोल सकते हैं। मात्रात्मक डेटा विश्लेषण क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत वर्णनात्मक डेटा विश्लेषण क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन क्या होता है, जिसे कि इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे,
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इतना चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे भैया, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, वेरिएबिलिटी, फिड्यूशियरी लिमिट्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अगर हिंदी में मैं बताना चाहूँ तो आप इसे देख सकते हैं। वेरिएबिलिटी को हम परिवर्तिता बोलेंगे और फिड्यूशियरी लिमिट्स को हम बोलेंगे विश्वासाधित सीमाएं तथा डेटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, ये चीज़। फिर इसके बाद क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट बनाए गए हैं। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स दो टाइप के आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ स्टैटिकल टेस्ट एंड इफेक्ट साइज, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। पैरामेट्रिक टेक्निक्स, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर यूजिंग पैरामेट्रिक टेक्निक्स, इंटरनल डेटा एनालिसिस, यूज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स, कोरिलेशन, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, इक्वल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंतर्गत। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंतर्गत हमें पढ़ना है डेटा रिडक्शन क्या होता है और उसका क्वालिफिकेशन, एनालिटिकल इंडेक्शन एंड कांस्टेंट कंपैरिजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपका जो सी पार्ट है वो मेजरमेंट और आपका स्टैटिकल से संबंधित है और मेन इसमें डेटा की बात की गई है, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा दोनों की। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ टाइप होते हैं, एक ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइंस है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है आपका नरेटिव रिसर्च डिज़ाइंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन, जिसे कि हम CS डिज़ाइन बोलेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद है आपका है इथनोग्राफी रिसर्च डिज़ाइन, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद है आपका मिक्स मेथड डिज़ाइंस, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइंस GT, नरेटिव रिसर्च डिज़ाइन NR, केस स्टडी डिज़ाइन, इथनोग्राफी, मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन। तो 5 प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 6 के D में। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट 7 पेडागोजी एंड्रागोजी असेसमेंट। तो शिक्षण शास्त्र के बारे में आप पहले से पढ़ ही चुके हैं। एंड्रागोजी एडल्ट एजुकेशन पे आधारित है, असेसमेंट आकलन। तो पेडागोजी क्या होता है, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है, कॉन्सेप्ट स्टेज हम देख लेंगे। क्रिटिकल पेडागोजी क्या होता है, मीनिंग, नीड्स और इसके इम्प्लीकेशंस टीचर एजुकेशन में, वो हम देख लेंगे। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग, टीचिंग के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल पे मॉडल भी बनाए गए हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। मेमोरी लेवल क्या होती है, हर्बर्टियन मॉडल इसके अंतर्गत क्या होता है, हर्बर्ट का जो मॉडल है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मॉरिसन का मॉडल हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम बीगे और हंट का टीचिंग मॉडल पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी इन एजुकेशन, शिक्षा के अंदर प्रौढ़ शिक्षा का क्या अवधारणा है। और प्रौढ़ शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो मीनिंग, प्रिंसिपल, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी में एंड्रागोजी के ऊपर जिन्होंने थ्योरी दी है वो है मैल्कॉम नोल्स, द डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। तो ये चीज़ें हम देख लेंगे। फिर इसके बाद भैया हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है असेसमेंट। असेसमेंट का हम मीनिंग जानेंगे, नेचर जानेंगे, पर्सपेक्टिव देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट हम देखेंगे। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव संरचनात्मक आकलन क्या होता है, डायग्नोस्टिक आकलन क्या होता है, सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये आपने B.Ed के अंदर पढ़ रखा होगा, चाहे M.Ed के अंदर।
रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, उद्देश्य और प्रतिफल के बीच क्या संबंध होता है, इस चीज़ों को भी हम देखेंगे। असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, एंडरसन के अनुसार, क्रैथवोल के अनुसार। अफेक्टिव, क्रैथवोल एंड साइको मोटर डोमेन, RH डेव ऑफ लर्निंग। तो देखिए असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कॉग्निटिव लेवल पे एंडरसन और क्रैथवोल के अनुसार हम पढ़ेंगे। अफेक्टिव लेवल पे क्रैथवोल के अनुसार हम पढ़ेंगे, अफेक्टिव यानी भावात्मक। और साइकोमोटर डोमेन मनोगत्यात्मक में हम RH डेव के अनुसार पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है असेसमेंट इन पेडागोजी इन एजुकेशन, फीडबैक डिवाइस, मीनिंग, टाइप्स, क्राइटेरिया, गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस, गाइडेंस कैसे फीडबैक डिवाइस के रूप में है। असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज, रिफ्लेक्टिव जनरल फील्ड इंगेजमेंट यूजिंग रूब्रिक्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, असेसमेंट ऑफ टीचर प्रिपेयर्ड ICT रिसोर्सेस को भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी पेन लेके क्या करना है, नोट करते जाना है सिलेबस को, क्योंकि तभी फिर हम क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे और एक एक यूनिट को ढंग से पढ़ पाएंगे। आपके पास रोड मैप होगा, आपको पता होगा कि भैया हमारा रास्ता कैसा है, रास्ते में कौन कौन सी परिस्थितियां पड़ने वाली हैं, तो उसके हिसाब से ही हम अपनी स्पीड को रखेंगे, अपने हौसलों को रखेंगे और अपने जो रणनीतियाँ हैं उसी हिसाब से हम बनाएंगे। तो आपको नोट डाउन करना है, कापी पेन लेके, जितना मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, जितना चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, सब आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पे जनरल चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं तो ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिट 7 के D में क्या है, असेसमेंट इन एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन, की प्रौढ़ शिक्षा में आकलन कैसे किया जाता है। तो इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है, इंटरेक्शन एनालिसिस के थ्रू इसमें इवोल्यूशन किया जाता है। तो इसमें हम फ्लैंडर का अंतःक्रिया का विश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे, गैलोवे का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स होगा, तो ये चीज़ हम देखेंगे। क्राइटेरिया फॉर टीचर इवोल्यूशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रीसेज क्राइटेरिया, रूब्रिक्स फॉर सेल्फ एंड पीयर इवोल्यूशन का मीनिंग, स्टेप्स एंड कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। चलिए इसका अर्थ मैं थोड़ा आपको हिंदी में बता देता हूँ कि क्या होगा। इसका अर्थ होगा कि सबसे पहले हमें प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन देखना है कि इसमें मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। फिर इसके बाद अंतःक्रिया के विश्लेषण में हम फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण देखेंगे, गैलोवे की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति को देखेंगे, कक्षा अंतर्गत घटनाओं की रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है, अंतःक्रिया मैट्रिक्स का निर्माण और व्याख्या कैसे होता है, अध्यापक मूल्यांकन के मानदंड क्या होते हैं, किसी अध्यापक का यदि हमें मूल्यांकन करना है तो मानदंड क्या होंगे, उत्पाद क्या होगा यानी प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, प्रक्रिया प्रोसेस क्या होगा, तथा पूर्व ज्ञान मानदंड क्या होगा, आपका प्रीसेज क्राइटेरिया जिसे हम बोलेंगे। स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स, अर्थ निर्माण के चरण, इन चीज़ों को भी हम साथ में देखेंगे। यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी या शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में शैक्षिक तकनीकी कैसे हैं, ये चीज़ हम देखेंगे, या एक विषयानुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी ET की संकल्पना को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। फिर साथ में दोनों को हम देख लेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं ICT। यहाँ से होगा कॉन्सेप्ट शुरू कि भैया ICT का कैसे प्रयोग हम शिक्षा के अंदर करेंगे। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी क्या होता है, या अनुदेशनात्मक तकनीकी भी बोल सकते हैं।
इसमें हम पढ़ेंगे औपचारिक, गैर औपचारिक, मुक्त तथा दूर शिक्षा, अनौपचारिक तथा समावेशी शिक्षा पद्धति में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कैसे करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में कैसे करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे हम। फिर इसके बाद हमारा क्या है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा रचनावादी सिद्धांतों का विहंगावलोकन और अनुदेशनात्मक अभिकल्पों में उनका निहितार्थ देखेंगे। जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइंस हैं उसमें बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या है, कॉग्निविस्टिक अप्रोच क्या है, कंस्ट्रक्टिविटिस्ट अप्रोच क्या है या सिद्धांत क्या है, उन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे और उनका इम्प्लीमेंट भी कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा अलग अलग अप्रोच है, व्यवहारवाद हो, संज्ञानवाद हो, चाहे रचनावाद हो, इसमें जो सिद्धांत दिए हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे फिर वो एजुकेशनलिस्ट हैं, जो स्किनर हैं, पियाजे हैं, ऑसुबेल हैं, ब्रूनर हैं, वाइगोस्की हैं, तो इन सभी के सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपका स्किनर व्यवहारवाद से आते हैं, संज्ञानवाद से आपके पियाजे आते हैं, ब्रूनर भी आपके संज्ञानवाद में ही आ जाएंगे, रचनावादी में आपके वाइगोस्की आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अधिगम सिद्धांतों तथा अनुदेशनात्मक कार्यनीति के बीच संबंध देखना है। जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती हैं तथा लर्निंग थ्योरी होती है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। वृहद तथा लघु एवं औपचारिक तथा गैर औपचारिक समूहों के लिए, तो जब हम संबंध को देखेंगे तो वृहद तथा लघु एवं औपचारिक तथा गैर औपचारिक समूहों को ध्यान में रखकर उसका अध्ययन हम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। अनुदेशनात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। तो कौन कौन से मॉडल हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को यदि डेवलपमेंट करना है तो उसके कुछ मॉडल हैं। मॉडल का नाम है ASSURE, डिक एंड कैरी मॉडल, मैसन का मॉडल, गैगनेस के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम देखेंगे, 5 ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को देखेंगे। और चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। ADDIE डिक तथा केरी मॉडल मैसन का जो है, मैसन एक मॉडल दिए हैं जिसका नाम है डिक तथा केरी मॉडल, तो वो हम देखेंगे। गैगने के द्वारा प्रतिपादित एक 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन तथा 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। रचनावादी अनुदेशनात्मक अभिकल्प के 9 तत्वों को हम देखेंगे। शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, CAI, CAL, CBT, CML, इन सभी का हम कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ODLM को देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अप्रोचेस टू ई लर्निंग का क्या अप्रोच है, वो चीज़ भी देखेंगे। इसके अंतर्गत हम ऑफलाइन, ऑनलाइन, सिंक्रोनियस, असंक्रोनियस, ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग पे भी बात करेंगे। इसके बाद क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, इन पे हम बात करेंगे। सोशल लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, यूज ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए कैसे हम वेब 2.0 टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं, ब्लॉग्स क्या होता है, चैट्स क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, डिस्कशन फोरम क्या होता है। आज देखते होंगे इन सभी का यूज लर्निंग के लिए किया जाता है। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस क्या हैं, क्रिएटिव कॉमन, मोक का आपने नाम सुना होगा, तो मोक का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी हम देखेंगे। फिर इंक्लूजन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन के बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे।
इन ई लर्निंग के अंतर्गत असिस्टिव टेक्नोलॉजी को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग के बारे में बात करेंगे। मीजरिंग क्वालिटी ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस यूजर सेटिस्फेक्शन एंड नेट बेनिफिट्स DMAIS सक्सेस मॉडल 2003 के बारे में बात करेंगे। इथिकल यूजेज फॉर ई लर्नर एंड ई टीचर टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च। तो इथिकल यूजेज को भी हम देखेंगे ई लर्नर के लिए, ई टीचर टीचिंग के लिए, लर्निंग एंड रिसर्च के लिए। इसके बाद हमारा क्या है यूनिट 8 के डी में यूज ऑफ ICT इन इवोल्यूशन, मूल्यांकन के लिए ICT का कैसे उपयोग किया जाता है मूल्यांकन में। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च को हम देखेंगे कि प्रशासन तथा शोध में ICT का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ई पोर्टफोलियोज शोध के लिए ICT, ऑनलाइन रिपोजिटरीज तथा ऑनलाइन पुस्तकालय, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स, ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स तथा टेस्ट जनरेटर्स, अवधारणा तथा विकास, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ICT का यूज हम मूल्यांकन में कैसे कर सकते हैं, प्रशासन को चलाने में, रिसर्च को करने में कैसे करेंगे। जो ई पोर्टफोलियोज हमारा होता है शोध के लिए, जो ICT ऑनलाइन रिपोजिटरीज होता है, या फिर जो आपका ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, ऑफलाइन असेसमेंट टूल्स हैं, इनका कैसे हम यूज करेंगे। ऑनलाइन सर्वे टूल्स हो गए, टेस्ट जनरेटर्स हो गए, इन सभी को जनरेट करके सर्वे करके हम किसी रिसर्च तक कैसे पहुंच सकते हैं। कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक, चलिए यूनिट 9 में हम आ जाते हैं। यूनिट 9 हमारा क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशन को यदि हमें गति देना है तो क्या करना होगा भाई, स्कूल का सही से मैनेजमेंट करना होगा। तो मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टडी के बारे में स्कूल का जो हेड है, स्कूल के जो वर्कर हैं, स्कूल के जो सदस्य हैं, स्टेक होल्डर हम बोल सकते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कि एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मीनिंग, प्रिंसिपल, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, संस्थानिक निर्माण हम बोल सकते हैं, हाँ संस्थानिक निर्माण। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट कार्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, और CPM के बारे में पढ़ेंगे, PERT के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद POSDCORB के बारे में हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, प्रबंधन एक प्रणाली के रूप में हम देखेंगे। स्वॉट एनालिसिस को हम पढ़ेंगे कि स्वॉट विश्लेषण क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम टेलरवाद यानी टेलरिज्म को पढ़ेंगे कि टेलर का क्या कहना है भैया एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस के संबंध में। एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ब्यूरोक्रेसी के रूप में हम देखेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन को एक हम प्रक्रिया के रूप में देखेंगे। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रशासन के प्रति मानव संबंध उपागम क्या होता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस यानी कि संगठनात्मक अनुपालन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक क्लाइमेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व क्या होता है, अर्थ जान लेंगे, प्रकृति जान लेंगे, और अप्रोचेस टू लीडरशिप यानी कि नेतृत्व के प्रति कौन कौन से उपागम हैं उनको हम देखेंगे। तो जो उपागम है हमारा वो है ट्रेट पहला, और दूसरा आपका क्या है
ट्रांसफॉर्मेशनल जिसको कि हम परिवर्तनकारी हिंदी में बोलेंगे, ट्रांजैक्शनल को हम बोलेंगे कार्य संपादन परक, वैल्यू बेस्ड को हम बोलेंगे मूल्य आधारित, और फिर इसके बाद कल्चरल को हम बोलेंगे सांस्कृतिक, और साइकोडायनेमिक को हम बोलेंगे मनोगत्यात्मक, और करिश्मेटिक यानी कि करिश्माई मॉडल और एक करिश्माई अप्रोच। तो ये चीज़ हम इन अप्रोच को हम पढ़ेंगे। तो कितने अप्रोच हमारे हो गए लीडरशिप के? ट्रेट, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, वैल्यू आधारित, कल्चरल, साइको डायनेमिक, करिश्मेटिक। 7 अप्रोच को हम यहाँ पे देखेंगे, अप्रोचेस को देखेंगे। फिर मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, कुछ नेतृत्व के मॉडल हैं, तो नेतृत्व के मॉडल को भी हम पढ़ेंगे। ब्लेक तथा मुटन्स का प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल है, वो हम देखेंगे। त्रिआयामी मॉडल हम देखेंगे। हर्सी तथा ब्लेंचर्ड का मॉडल हम देखेंगे। लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, गुणवत्ता की अवधारणा क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता कैसे हो सकता है? जैसे कि आपको कोई भी पानी पीने के लिए दे दिया जाए तो आप नहीं पिएंगे, आप बोलेंगे साफ पानी ला के दीजिए, मिनरल वाटर ला के दीजिए। तो ठीक उसी प्रकार हम आपको कोई भी शिक्षा दे दे तो आप ले लेंगे क्या? आप बोलेंगे हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। कोई भी शिक्षा क्या होगी? वो नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस शिक्षा का जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए गुणवत्ता की बात हर स्तर पे हर जगह में की जाती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। तो जिस प्रकार मिनरल वाटर होता है उसी प्रकार शिक्षा भी हमारा मिनरल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी हम देखेंगे। गुणवत्ता की अवधारणा हम देखेंगे। शिक्षा में गुणवत्ता क्या होता है? भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है गुणवत्ता को लेकर? शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर गुणवत्ता का क्रम विकास क्या है भैया? जैसे कि हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी। इवोल्यूशन यानी विकास क्रम हम बोल सकते हैं इसको। तो गुणवत्ता का विकास क्रम क्या रहा है? तो अगर हमें किसी चीज़ में गुणवत्ता देखनी होती है तो सबसे पहले हम निरीक्षण करते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, गुणवत्ता आश्वासन चेक करते हैं, और संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन करने का काम करते हैं। TQM हमारा यहाँ पे आ जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 6 सिग्मा भी हैं गुणवत्ता को लेकर। फिर गुणवत्ता को लेकर आया विकास क्रम में। गुणवत्ता गुरु भी गुणवत्ता के बारे में कुछ बताते हैं, जो कि हमारे हो जाएंगे वाल्टर सेवार्ट, एडवर्ड डेमिंग, CK प्रहलाद। हिंदी में CK प्रहलाद होगा ये। तो इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा क्या है भैया? यूनिट 9 के D में चेंज मैनेजमेंट, परिवर्तन प्रबंधन क्या होता है? तो परिवर्तन प्रबंधन का हम मीनिंग देखेंगे, और नीड फॉर प्लान्ड चेंज देखेंगे कि परिवर्तन की आवश्यकता क्या होगी, नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता क्या होगी। कि अगर हमें कोई परिवर्तन लाना है और उस परिवर्तन लाने के लिए हमें कोई प्लान करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल क्या है? अनफ्रीजिंग, मूविंग, रिफ्रीजिंग। ये जो ट्राई डायमेंशनल मॉडल है चेंजिंग का, इसको भी हम पढ़ेंगे। परिवर्तन का जापानी मॉडल क्या है? जापानीज मॉडल ऑफ चेंज। तो इस पे भी हम अपना ध्यान क्या करेंगे? केंद्रित करेंगे। जस्ट इन टाइम, पोकायोग, गुणवत्ता की लागत, नहीं पोकायोग तक। तो ये जापानीज मॉडल में हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, जस्ट इन टाइम को पढ़ेंगे, पोकायोग को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कि भाई अगर हमें किसी क्षेत्र में गुणवत्ता लाना है, एग्जाम्पल ले लें कि शिक्षा के क्षेत्र में ही यदि हमें गुणवत्ता लाना है तो बजट की ज़रूरत पड़ेगी, लागत की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पैसे रुपए खर्चे होंगे। तो आइए इस पे भी बात करते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भैया, गुणवत्ता की लागत के बारे में, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में। तो सबसे हम पहले हम इवोल्यूशन कॉस्ट को पढ़ते हैं, या जिसे हम अप्रेजल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्टस की मूल्यांकन लागत क्या होता है। फिर इसके बाद विफलता की लागत, फेलियर कॉस्टस क्या होता है, एंड प्रिवेंटेबल कॉस्टस क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। कॉस्ट बेनिफिट को देखेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या होता है, इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस करने का कार्य करती हैं, भारतीय लेवल पे कौन सी संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सी संस्थाएं हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, क्या रोल होते हैं, रूल्स होते हैं, क्या इनिशिएटिवेज होते हैं, यानी कि, और फिर नेशनल असेसमेंट एक्रीडिशन काउंसिल नैक के बारे में हम पढ़ेंगे कि नैक किस प्रकार से क्वालिटी इंश्योरेंस करने का कार्य करता है। नैक देखते होंगे ग्रेडिंग देने का कार्य करता है, A+ हो गया, A++ हो गया, तो ये नैक देने का ही कार्य करता है। इससे क्या होता है, किसी भी संस्थान की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो इनिशिएटिव्स यानी कि पहल क्या होगी इन एजेंसीज की, वो हम देखेंगे। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जो इंगित करने का काम करते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QC को हम पढ़ेंगे, QCI को हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एजेंसी है जिसका नाम है INQAAHE, तो इसको भी हम देखेंगे। सबसे लास्ट यूनिट जो कि है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन का हम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप, टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं जिस पे कि इंक्लूसिव एजुकेशन टारगेट करता है। तो डाइवर्स लर्नर पे अपना ध्यान क्या करता है, केंद्रित करता है। इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की बात करता है, जैसे कि ये हमारा समाज हो गया, तो जो मार्जिन पे लोग खड़े हैं, समाज के एकदम अंतिम कगार पे जो व्यक्ति हैं या जो मानव हैं, उन पे बात करता है कि उनको भी सारी चीज़ें समान रूप से मिल पाएँ। लर्नर्स विथ डिसेबिलिटीज, जो विद्यार्थी हैं उनमें कैसी डिसेबिलिटीज है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्या घटनाक्रम रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी इस चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो इसमें जितना चीज़ें दिया है मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। जो चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट की सहारा ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद क्या है, स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके कौन कौन सी पॉलिसीज मतलब आई हैं, लेजिस्लेशन आए हैं। NEP जो 1986 है, जो राष्ट्रीय द्वितीय शिक्षा नीति है, वो क्या बोलती है समावेशी शिक्षा को लेके। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 वो क्या बोलती है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट जो 1995 में आया था, जिसमें 7 प्रकार की विकलांगताओं को बताया गया था, तो वो क्या है। नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006 को पढ़ना पड़ेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या बोला गया है समावेशी शिक्षा को लेकर। कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू डाइवर्स लर्नर, इनको किस तरीके से कंसेशन किया जाना चाहिए, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एकेडमिक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, तो इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फैसिलिटीज़ को ही बढ़ाने के लिए एक संस्था है जिसे कि हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर सर्व शिक्षा अभियान को देखेंगे कि जो सर्व शिक्षा अभियान था क्या था, एजुकेशन फॉर ऑल के थ्योरी पे काम कर रहा था, शिक्षा की पहुँच सभी तक पहुंचाई जाए, तो यह भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। तो हम सर्व शिक्षा अभियान को भी पढ़ेंगे। UNCRPD एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है जो कि समावेशी शिक्षा को लेके या विकलांगता
को लेके नियम बनाता है, मानव अधिकार की बात करता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है, एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इसके बाद क्या है, इम्पेयरमेंट का हमें कॉन्सेप्ट जानना है। इम्पेयरमेंट यानी कि कमी, असक्षमता आप बोल सकते हैं, या दोषग्रस्तता बोल सकते हैं। तो इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ हम देखेंगे। डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, दिव्यांगता तथा अपंगता क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन आईसीएफ मॉडल, आईसीएफ मॉडल के आधार पे डिसेबिलिटीज को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें आपका दो मॉडल आता है, एक मेडिकल मॉडल आता है और एक सोशल मॉडल आता है। कि एक तो चिकित्सा के आधार पे हम बता देते हैं कि कौन व्यक्ति कितना अपंग है या विकलांग है, जांच करके कि उसके मांसपेशियां कितना वर्क करती हैं। एक सामाजिक मॉडल होता है कि समाज के द्वारा उसे क्या किया जाता है, विकलांगता की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो दोनों ही मॉडल अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ाया भी है इसको पहले। कमेंट में आप लिंक मांग सकते हैं। रीडनेस ऑफ स्कूल एंड मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन क्या होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। इंक्लूजन समावेशी या समावेशन, इसको हम हिंदी में बोलेंगे। तो समावेशन का क्या स्कूलों के अंदर मतलब कि, चलिए मैं इसका हिंदी देख लेता हूँ भैया, क्या है। समावेशन के मॉडल, विद्यालय की तैयारी, रेडनेस ऑफ स्कूल, विद्यालय की तैयारी के लिए समावेशन का मॉडल का अध्ययन हम करेंगे। फिर इसके बाद क्या है, प्रिविलेंस, प्रिविलेंस आपका है, प्रिविलेंस आपका है असमान अध्येताओं का बाहुल्य, इनके प्रकार, प्रिविलेंस के टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल नीड्स क्या होते हैं ऑफ डाइवर्स लर्नर के, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये जो अलग अलग प्रकार के डाइवर्स लर्नर हैं इनके एजुकेशनल नीड्स क्या होंगे। कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, की जो विकलांगताएं हैं या फिर जो विकलांगता है, इसके कारण क्या हैं, इसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ किए जा सकते हैं, उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर, डाइवर्स लर्नर का पहचान हम कैसे करेंगे फॉर इंक्लूजन, समावेशन के थ्रू, एजुकेशनल इवोल्यूशन मेथड्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू। फिर इसके बाद हमारा क्या है, सी में है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा का प्लानिंग कैसे किया जा सकता है, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स क्या होंगे, मानवीय संसाधन किस मात्रा में होंगे और किस योग्यता में होंगे, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस क्या होंगे। इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस का मतलब आपका हो जाएगा अनुदेशनात्मक व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। करिकुलम एंड करिकुलर एडाप्टेशन फॉर डाइवर्स लर्नर, असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यचर्या अनुकूलन किस प्रकार होना चाहिए। असमान शिक्षार्थियों के लिए सहायक तथा अनुकूली प्रौद्योगिकी क्या होना चाहिए, इनके लिए क्या एड्स होना चाहिए, क्या अप्लायंस होना चाहिए, एंड प्रोसेस क्या होना चाहिए, जैसे कि IEP का आपने नाम सुना होगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कि जैसे कि एक बच्चा है तो उसका हम टेस्ट लेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, इसके अंदर क्या सक्षमता है, कैसी रुचि है, कैसी अधिगम शैली है, और उसके हिसाब से उसको पढ़ाने के लिए हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान तैयार करेंगे उस अकेले बच्चे को फोकस करके। तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो इसमें कई प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर बच्चा गंभीर समस्या से ग्रसित है तो हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करेंगे, जैसे कि आपका अचीवमेंट टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, कुछ साइकोलॉजी रिलेटेड टेस्ट होते हैं, व्यक्तित्व का हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। वो समावेशी शिक्षा के क्लास में मैंने बताया है कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। रेमीडियल टीचिंग क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। पेरेंट प्रोफेशनल पार्टनरशिप क्या होता है। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम को प्रबंधन के लिए पेरेंट से भी हमें बच्चों के बारे में पूछते रहना चाहिए ताकि बच्चों को हम सही से पढ़ा सकें। इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स, पीयर्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, स्कूल्स।
माता पिता तथा पेशेवरों की भागीदारी क्या होती है इंक्लूसिव क्लासरूम को गति देने में, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। इसमें माता पिता आ जाएंगे, समकक्ष व्यक्ति आ जाएंगे जो उसके समकक्ष खड़े होते हैं, पेशेवर प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, अध्यापक टीचर्स एंड स्कूल की भूमिका क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। और लास्ट है इस यूनिट का, आप लोग खुश भी हो रहे होंगे कि लास्ट आ गया। तो लास्ट क्या है, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं और सुकारक तत्व कौन कौन से हैं, दोनों को हम देखेंगे। बाधा कारक तत्वों को भी और सुकारक तत्वों को, दोनों को हम देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिवृत्ति, सामाजिक तथा शैक्षिक, भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति क्या है तथा आचार नीतिक मुद्दे क्या हैं, भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रवृत्तियां क्या हैं। तो हम देखेंगे कि रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके कितने रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च करने के लिए लोगों में इंटरेस्ट है या नहीं है, प्रवृत्ति कैसी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। करंट स्टेटस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, इथिकल इश्यूज क्या हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, जो नैतिक मुद्दे क्या हैं कि समावेशी शिक्षा में और क्या किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सामाजिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, शैक्षिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको 10 यूनिट का विस्तार पूर्वक सिलेबस बता दिया है। आपको करना क्या है, पेन प्लस कॉपी लेके इस वीडियो को देखना है और जितनी चीज़ें मैंने बताई है सभी को क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। अगर आप चाहते हैं कि यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो इसको बिल्कुल गंभीरता से लीजिएगा। कैसे लीजिएगा, गंभीरता से लीजिएगा। सिलेबस आपने देख ही लिया, बिल्कुल समंदर की तरह है, काफ़ी विशाल पाठ्यक्रम है आपका यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर का। तो गंभीरता से लीजिएगा और सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आप एक बार में पूरा सेशन नहीं देख पाते हैं तो 2 बार में देख लीजिएगा या 3 बार में, 4 बार में आप देख लीजिएगा अपने सुविधानुसार, लेकिन पूरा सेशन देखिएगा, पूरा नोट डाउन कीजिएगा और यूनिट वाइज तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टॉपिक लिख के यूट्यूब पे चैनल का नाम लिख के आपको सर्च करना है। कोई स्पेशल टॉपिक है नहीं मिल रहा है, कमेंट में हमसे मांगना है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ समस्या आ रही है आपको तैयारी करने में, तो बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको मैं PDF सेंड कर दूँगा। और क्या बोलते हैं कि क्या चीज़ मैं बोलने वाला, हाँ, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यूजीसी नेट के जो और भी अभ्यर्थी हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, तो आप उनके पास इस सेशन का लिंक, इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।